वेलकम माय स्टूडेंट्स। आज हम एमसीक्यू ऑन इंटरनेशनल ट्रेड का जो दूसरा पार्ट है उसको अटेम्प्ट करेंगे और इसमें भी हम बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न लेंगे और हिंदी में लेंगे ऐसे प्रश्न जो इस वीडियो में हम पहला प्रश्न लेते हैं कि विभिन्न उत्पादन संभावना वक्रों और समान उदासीन वक्रों यानी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स हैं और जो इंडिफरेंस कर्व हैं के साथ व्यापार करने का प्रभाव एक देश को क्या बनाना होता है। पहला, उपभोग में अपेक्षाकृत अधिक विशेषज्ञ तथा उत्पादन में कम विशेषज्ञ। दूसरा, उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक विशेषज्ञ तथा उपभोग में कम विशेषज्ञ। तीसरा, उपभोग और उत्पादन दोनों में ही कम विशेषज्ञ। या चौथा, उपभोग और उत्पादन में दोनों में ही अधिक विशेषज्ञता। यानी जब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और इंडिफरेंस कर्व को देख रहे हैं तो उसमें हम उसका जो प्रभाव किसी भी देश पर देखना है हमें, तो यही देखना है कि दोनों ही चीज़ें, चाहे वो उपभोग हो चाहे उत्पादन है, दोनों में ही अधिक विशेषज्ञता हासिल हो। तो इसका जो उत्तर होगा वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त व्यापार के पक्ष में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो फ्री ट्रेड है उसमें 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें से क्या सही है ये हमें देखना है। तो पहला, मुक्त व्यापार उत्पाद, आय एवं रोजगार को अधिकतम करता है। दूसरा, मुक्त व्यापार एकाधिकार को रोकता है। तीसरा, मुक्त व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है। अब इनमें ये जो 3 कथन हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इसका आंसर जो है, उत्तर, वो बी है, यानी 1 और 2। यानी कि मुक्त व्यापार उत्पाद, आय एवं रोजगार को अधिकतम करता है तथा मुक्त व्यापार एकाधिकार को रोकता है। पर ये जो लास्ट है, मुक्त व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देता है, ये नहीं होता, क्योंकि जो घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षण जो है वो तभी मिल पाता है जब संरक्षण की नीति अपनाई जाती है, मुक्त व्यापार की नहीं। अब वो संरक्षण चाहे कोटा रिस्ट्रिक्शंस हों, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स हों, चाहे टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, सभी अगर जब हम लेते हैं तो ये संरक्षण की नीति अपनाने के अंतर्गत ऐसा होगा कि मुक्त व्यापार घरेलू उद्योगों को संरक्षण देने के लिए नहीं होता है। क्योंकि मुक्त व्यापार में तो यह है कि खुली बाज़ार है, इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है और कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना टैरिफ बैरियर्स हैं ना नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो इससे घरेलू उद्योगों को संरक्षण नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित दशाओं में से किस एक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ अधिकतम होते हैं? कि ये जो 4 दशाएं दी हुई हैं, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड जब होता है तो उससे जो लाभ हैं वो कब मैक्सिमम होंगे? तो पहला है, उत्पादन की रूपांतरण सीमांत दर उपभोग की स्थानपत्ति सीमांत दर के बराबर होती है तब। यानी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बराबर होगी तब। या दूसरा पॉइंट है, उत्पादन की एमआरटी उपभोग की एमआरएस से अधिक है। एमआरटी यानी वही मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और उपभोग की एमआरएस मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। फिर तीसरा है, उत्पादन की एमआरटी उपभोग की एमआरएस से कम होती है। या चौथा, आपका उत्पादन की एमआरटी तथा उपभोग की एमआरएस अंतर्राष्ट्रीय कीमत अनुपात के बराबर होती है। तो जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, जब ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उससे व्यापार का जो लाभ होगा वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रशुल्केतर अवरोधक नहीं है? यानी जो कौन नॉन टैरिफ बैरियर्स के का जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं उसमें से इनमें से नहीं है। पहला है, स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण, मतलब अपनी इच्छा से निर्यात किया जा रहा है जो उस पर नियंत्रण लगाना। दूसरा, स्वस्थ एवं उत्पादक मानक,
जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि एक कंट्री से जब दूसरे कंट्री में उत्पादन हमारा जाता है तो कुछ रिस्ट्रिक्शन मानक तय कर दिए जाएं कि स्टैंडर्ड्स, कि इन स्टैंडर्ड्स के आधार पर ही जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सही हो और जो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही हो। तो ये, या तीसरा पर्यावरणीय संरक्षण नियम। तो इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा एक प्रशुल्केतर अवरोधक नहीं है। तो ये तीनों जो हैं प्रशुल्क के अलावा, प्रशुल्केतर मतलब प्रशुल्क के अलावा यानी टैरिफ बैरियर्स के अलावा कौन सा नहीं है। तो इसमें से जो मूल्य अनुसार शुल्क है वो नहीं है, वो तो शुल्क लग रहा है ना, वो टैरिफ है। तो अगर वैल्यू एडिशन जो है उस पर शुल्क लग रहा है, टैरिफ लग रहा है, तो ये जो है ये टैरिफ बैरियर्स में आएगा, ना कि नॉन टैरिफ बैरियर्स में, क्योंकि प्रशुल्केतर का मतलब यही हुआ कि जो टैरिफ बैरियर्स नहीं मतलब नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो है टैरिफ बैरियर है, और जो टैरिफ बैरियर्स नहीं है तो वो ये पहले तीनों नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं और लास्ट वाला टैरिफ बैरियर है। तो इसमें ऑड मैन आउट जो है वो मूल्यानुसार शुल्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रेटन वुड्स व्यवस्था में विनिमय दरों की सर्वोत्तम रूप में विशेषता बतलाता है, कि जो ब्रेटन वुड्स का फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट्स हैं उसके लिए कौन सी विशेषता है। तो इसमें जो उत्तर है वो स्थिर विनिमय दरें हैं। पहला नहीं होगा समायोजन स्थिर विनिमय दरें, यानी जो एडजस्टेबल फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट्स हों, या तीसरा जो सी है समायोजित अधिकीलित विनिमय दरें, यानी कि जो फिक्स्ड नहीं हैं, और डी अधिकीलित विनिमय दरें। तो इन ये नहीं है, जो ब्रेटन वुड्स का व्यवस्था है वो स्थिर विनिमय दरों की व्यवस्था को इंगित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। हेक्सर ओहलिन सिद्धांत जो है वो बताता है कि व्यापार का अति महत्वपूर्ण कारक, यानी कौन सा, जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो उसका मेन आपका जो वेरिएबल है वो कौन सा है। तो पहला अधिमानों में अंतर, की प्रौद्योगिकी में अंतर, या परिमाण में अंतर, या चौथा उपादान बंदोबस्ती यानी फैक्टर एंडाउमेंट्स में अंतर। तो जो हेक्सर ओहलिन का सिद्धांत है वो कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड इसलिए अराइज होता है क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के जो फैक्टर एंडाउमेंट्स हैं वो उनमें डिफरेंस है। यानी कि कोई मान लीजिए दो देश हैं आ और बा, यानी ए एंड बी कंट्रीज़ हैं, तो उनमें एक कंट्री का में क्या फैक्टर एंडाउमेंट्स हैं, यानी वहाँ पर लेबर ज़्यादा है कि कैपिटल अधिक है। इसी तरीके से बी कंट्री है, वहाँ पर लेबर अधिक है कि कैपिटल अधिक है। तो जिन कंट्रीज़ में लेबर अधिक होगा वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अपनाकर ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करेंगी। तो इसका मतलब उनका जो फैक्टर एंडाउमेंट है वो लेबर इंटेंसिव है। और दूसरी कंट्री मान लीजिए कैपिटल इंटेंसिव, वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, लेबर की कमी है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स बनाएंगी। तो उनका फैक्टर एंडाउमेंट कैपिटल पे उनका पकड़ है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को बनाएंगी। तो ये जो डिफरेंस है, हेक्सर ओहलिन का कहना है कि इन वेरिएबल्स के डिफरेंस की वजह से, फैक्टर एंडाउमेंट्स के डिफरेंस की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो होता है। तो जब आपसे पूछा जाए कि कौन सा हेक्सर ओहलिन ने कौन से ऐसा महत्वपूर्ण कारक बताया है जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो वो फैक्टर एंडाउमेंट्स में अंतर है। क्योंकि कुछ कंट्रीज़ विश्व में ऐसी होती हैं कि जिनका जो लेबर इंटेंसिव हैं, यहाँ पे लेबर सरप्लस है, वो लेबर इंटेंसिव होंगे, और कुछ ऐसी हैं जो कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि वहाँ पर कैपिटल सरप्लस है और दूसरे फैक्टर की कमी होगी वहाँ। नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थक कौन था। इनमें से जो स्वतंत्र व्यापार के समर्थक कौन थे। पहला फ्रेडरिक लिस्ट, दूसरा एलेक्जेंडर हैमिल्टन, तीसरा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, चौथा हेनरी कैरे। तो जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं जिसमें एडम स्मिथ, रिकार्डो आते हैं, जिनका तुलनात्मक लागत सिद्धांत रिकार्डो का है या निरपेक्ष लागत सिद्धांत एडम स्मिथ का है, तो ये लोग स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक हैं। तो जितने भी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं वो स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक हैं। तो बाकी जो हैं वो संरक्षण नीति के समर्थक हैं, स्वतंत्र व्यापार नीति के समर्थक नहीं हैं। शिष्य उद्योग तर्कों का समर्थन किसने नहीं किया।
इन्फेंट इंडस्ट्री, शिशु उद्योग तर्क यानी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट। इसका ये जो तात्पर्य है वो ये है कि जब कोई देश जो है वो अपने उद्योग वहाँ पर पनपना शुरू होते हैं तो उनको शुरू में उन उद्योगों को संरक्षण चाहिए होता है। अदरवाइज अगर इंटरनेशनल ट्रेड से वो खुले नहीं कि उनको इंटरनेशनल ट्रेड से compete करना पड़ जाएगा, प्रतियोगिता करनी पड़ जाएगी, तो वह स्वतः समाप्त भी हो सकते हैं। हो सकता है वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ना दे पाएँ। तो इसमें से कौन सा ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने शिशु उद्योग तर्क का समर्थन नहीं किया? तो इनडायरेक्ट वे में एक तरीके से पूछा है कि कौन फ्री ट्रेड का समर्थक है। मतलब जो लोग फ्री ट्रेड के समर्थक नहीं होंगे वो शिशु उद्योग तर्क का समर्थन करेंगे कि जो कंट्री के शुरुआती उद्योग हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी वो संरक्षणवादी नीति होगी। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो एडम स्मिथ है। जैसा मैंने पहले वाले प्रश्न में बताया कि जो एडम स्मिथ हैं वो स्वतंत्र व्यापार के समर्थक हैं। तो इसमें जो उत्तर है वो ए है, यानी कि एडम स्मिथ है। एडम स्मिथ संरक्षणवाद को प्रमोट नहीं करेंगे किसी भी तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरक्षण के प्रभाव के संबंध में सही क्या है? यानी जो प्रोटेक्शन दिया जाता है, चाहे वो टैरिफ बैरियर्स के माध्यम से दिया जाता हो, शुल्क के माध्यम से, प्रशुल्क या शुल्क के माध्यम से, या नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी जो प्रशुल्क के अलावा और बैरियर्स होते हैं उनके माध्यम से जो दिया जाता है, तो इसमें से जो संरक्षण है उसके संबंध में सही क्या है? तो पहला है विस्तृत बाजार, दूसरा है उपभोक्ताओं को लाभ, तीसरा है एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक, चौथा है धन व आय के वितरण में असमानता। तो जो अंतर है वो धन व आय के वितरण में असमानता है, क्योंकि संरक्षण इसलिए दिया जाए क्योंकि धन व आय के वितरण में अलग अलग देशों में असमानताएं हैं। इसलिए जहाँ पर ये असमानता अधिक हो, मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको उतनी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, पर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, तभी उनके उद्योग, घरेलू उद्योग पनप पाएंगे। तो जो संरक्षण के संबंध में या उसका जो प्रभाव है उसके संबंध में यही सही है कि धन व आय के वितरण में असमानता है, इस वजह से ये किया जाएगा। फिर भारत की वर्तमान विदेशी व्यापार नीति की विशेषता क्या है? तो पहला संरक्षण की नीति, तो ऐसा नहीं है 1991 के 90 के बाद भी और पहले भी हम लोग संरक्षण की नीति थी, पर स्वतंत्र व्यापार और संरक्षण ज़्यादा था। एक यहाँ डिग्री का डिफरेंस रहा, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से संरक्षित है या पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पर जब इंटरनेशनल ये 1990 की नई आर्थिक नीति आई है तो उसके बाद से हमने उदारीकृत व्यवस्था को अपनाया है, वैश्वीकरण की व्यवस्था को अपनाया है। तो पहले संरक्षण ज़्यादा दिया जाता था और 1990 के बाद धीरे धीरे संरक्षण को कम किया गया, जैसे कि कोटा रिस्ट्रिक्शंस तो एकदम समाप्त कर दिए गए और जो टैरिफ बैरियर्स हैं वो थोड़ा अभी भी एग्जिस्ट करते हैं और गवर्नमेंट जब चाहे उसको बढ़ा घटा सकती है। तो भारत की वर्तमान विदेशी व्यापार नीति की क्या विशेषता है? पहला संरक्षण की नीति, तो एट प्रेजेंट वो नहीं है। स्वतंत्र व्यापार की नीति, ये भी नहीं कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तीसरा आर्थिक उदारवाद और चौथा लाइसेंसिंग नीति। तो लाइसेंसिंग नीति भी 1990 के बाद नहीं आप कहेंगे, तो इसमें क्या सही है? वो आर्थिक उदारवाद सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु उद्योग संबंधी तर्क सर्वप्रथम किसने दिया था? यानी इन्फेंट इंडस्ट्री आर्गुमेंट सबसे पहले किसने दिया? तो वो अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया है। सबसे पहले शिशु उद्योग तर्क यानी जो हमारे घरेलू उद्योग हैं उनको संरक्षित करना ज़रूरी है जब वो शुरुआत उनकी होती है, क्योंकि ये हमेशा संरक्षण की बात नहीं कह रहा है शिशु उद्योग तक। शिशु उद्योग तब कहता है जब नए उद्योग खोले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संरक्षण का गैर आर्थिक तर्क है? इसमें से कौन से डी 1 2 3 4 आपको ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा है जो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है प्रोटेक्शन के कंटेक्स्ट में? तो पहला राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा शिशु उद्योग तर्क, रोजगार संबंधी तर्क, उद्योगों में विविधता। तो ये जो बात के तीनों हैं
ये इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। और जो पहला है राष्ट्रीय सुरक्षा, वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है या गैर आर्थिक तर्क है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तर्कों में से कौन सा संरक्षण के पक्ष में है? कौन से ऐसे ये 4 जो तर्क दिए हैं, इनमें से कौन सा तर्क ऐसा है जो ये बताता है कि संरक्षण होना चाहिए, यानी कि कंट्री के किसी भी देश के उद्योगों को बाहरी उद्योगों से संरक्षित करना चाहिए? तो पहला है औद्योगिक श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर, भौगोलिक श्रम विभाजन जो डिवीजन ऑफ लेबर है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के आधार पर, या उत्पादन में कुशलता यानी कि जो आप प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कौन किस में ज़्यादा स्पेशलाइज कर रहा है। तीसरा, उद्योगों में विविधता यानी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, विविधता है। या चौथा, अधिकतम सामाजिक उत्पादन यानी कि क्या आप इसलिए किया जाता है संरक्षण कि जिससे कि मैक्सिमम सोशल प्रोडक्शन हो सके। तो इसमें संरक्षण इसलिए किया जाता है जिससे उद्योगों में विविधता हो सके, तो इस वजह से संरक्षण दिया जाता है। तो इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने कुछ प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए लिए थे और इसमें भी हमने कुछ प्रश्न लिए हैं, और ये दूसरा वीडियो भी आज ये समाप्त होता है। और आगे भी इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे इस चैनल पे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड बाय।